गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की जो है वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी पार्ट थर्ड। इससे पहले जो है ज्योग्राफी के 2 वीडियो मैं लेके आ चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। उसमें जो है हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज जो है हम पर्वत, पठार, झील और आपके जो मरुस्थल, ये सारी की सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, और आपको सारे की सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के अंदर कवर की जाएंगी। और साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मैं जो है वो बताते हुए चलूँगा। हालांकि मैंने इसमें लिखा ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है और जितना इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम साथ के साथ चीज़ें पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है हम इंडियन ज्योग्राफी तब पढ़ेंगे जब इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम उत्तराखंड प्रवक्ता के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग देख लीजिए, जो बाकी की वीडियोज़ हैं भी उनको भी ज़रूर देखिए। जो इन्वायरमेंट के वीडियो हैं वो भी मैंने बना दिया है, और आपके पॉलिटी के जो वीडियो हैं वो भी 2 वीडियो बना दिए हैं। तो वो सारे वीडियो आप देख लीजिए। इस हम अभी ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसमें केवल मॉडर्न वाला पार्ट जो है वो देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा सेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं जैसे कि मैंने बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे भौगोलिक उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है फ्रेंड्स ज्योग्राफिकल रिलीफ, जिसमें हमारे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब चीज़ें आती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब हम बात करते हैं भौगोलिक उच्चावच में, तो सबसे पहले बात होती है किसकी? पर्वत की। ओके, यानी कि माउंटेन्स। तो माउंटेन्स क्या होते हैं? धरातल पर 600 मीटर ऊंचाई वाला ऐसा भूभाग जिसका ऊपरी सिरा जो है वो नुकीला होता है तथा पार्श्व सिरे ढाल युक्त यानी कि ढलान युक्त होते हैं। ऐसा जो भाग है वो आपका पर्वत या माउंटेन कहलाता है। ओके, तो मिनिमम 600 मीटर जो है ऊंचाई होनी चाहिए। उसके अलावा उससे ऊपर ऊंचे ऊंचे भी पर्वत होते हैं, लेकिन पर्वतों की खास बात क्या होती है? ऊपरी जो सिरा वो हमेशा नुकीला होता है और उसके जो ढलान युक्त आपके किनारे होते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम वर्गीकरण देखते हैं कि पर्वतों को हम किस किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स पर्वतों को उनकी निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी किस प्रकार से वो बने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले जो है हम बात करेंगे वलित पर्वत। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वलित पर्वत को शुरू करने से पहले मैंने एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे पेड नोट्स के रूप में। ओके, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स जो वलित पर्वत यानी कि आपका मोरदार पर्वत है, उनको हम फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। ओके, तो नाम से ही इसका पता चल रहा है कि वलित यानी कि ऐसे जो पर्वत होंगे जो जो कि भूगर्भीय जो चट्टानें हैं उनका आपस में संकुचन हुआ होगा, आपस में उनका जो वो नज़दीक आए होंगे और एक के ऊपर दूसरी परत जो है वो चढ़ गई होगी, और वो एक तरह से फोल्ड होते होते और इस प्रकार के माउंटेन्स बन गए। समझ गए? तो इसलिए इनका नाम है फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत। ओके, तो वलित पर्वत जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत माने जाते हैं। यानी कि पर्वतों की अगर हम बात की जाए तो उसमें नवीनतम पर्वत कौन कौन से हैं? वलित पर्वत ही आपके नवीनतम पर्वत हैं। और इनको जो फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं वो? हम डिवाइड करते हैं इनको पुरा वलित यानी कि सबसे पुराने जो वलित पर्वत हैं, और नवीन वलित यानी कि जो नवे नए जो हैं वो वलित पर्वत हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पुराने वलित पर्वत जो हैं वो हमारे सबसे प्राचीन पर्वत हैं, जो कि सबसे पुराने माने जाते हैं आयु के हिसाब से। तो उसमें आपका कौन कौन सा आता है? माउंट यूराल। तो यूराल पर्वत आपको पता है कि क्या कहाँ स्थित है? जो यूरोप है उसको जो है एशिया से अलग करता है कौन? यूराल पर्वत। ओके, उसके अलावा माउंट एप्लेशियन, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत स्थित है। उसके अलावा माउंट अरावली, अरावली कहाँ है? भारत में स्थित है, हम सब जानते हैं। तो जो ये पर्वत हैं ये कैसे हैं? पुरावलित पर्वत हैं, और इस वजह से जो है वो काफ़ी घिस भी चुके हैं ये पर्वत। ये जो तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अपरदन के कारण जो वायु जल इन सब के कारण जो अपरदन होता है, उससे जो है ये पर्वत जो है वो घिस चुके हैं और बहुत कम अब रह गए हैं। ठीक है, उस दूसरे हमारे हम बात करेंगे नवीन जो वलित पर्वत हैं, वो अभी तक भी जो है वो निर्माण की प्रक्रिया इनकी चालू है। यानी कि ये अभी तक भी निर्माणाधीन पर्वत हैं, और इसीलिए अपेक्षाकृत क्या होते हैं? ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कच्चे होते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ कौन कौन से पर्वत आते हैं इसके अंतर्गत?
इसके अंतर्गत आता है हमारा हिमालय पर्वत। ओके, उसके अलावा रॉकी पर्वत। रॉकी जो पर्वत है फ्रेंड्स, ये पूरे के पूरे उत्तरी अमेरिका में जो इसका वेस्टर्न ढाल है उस पर पूरा का पूरा ये फैला हुआ है, काफ़ी लंबा पर्वत है रॉकी पर्वत। ओके, उसके अलावा एंडीज। एंडीज जो है वो कहाँ है? साउथ अमेरिका, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसकी जो पश्चिमी ढलान है उस पर पूरा ये पर्वत फैला हुआ है। ओके, कौन सा? एंडीज पर्वत। उसके अलावा माउंट एटलस। तो एटलस जो है वो हम जानते हैं कहाँ पर है? अफ्रीका में है। उसके अलावा माउंट नानसान और तियनसान, ये चाइना के अंतर्गत आते हैं। और फिर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओके, तो आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो ज़्यादातर जो आबादी है वो कहाँ पर है? ईस्टर्न एरिया में। जो पूरा का पूरा वेस्टर्न भाग है वो ज़्यादातर कौन सा है? वो पथरीला और रेगिस्तान यानी कि डिजर्ट वाला इलाका है। तो जो पश्चिमी वाला इलाका है उसी में ये पाया जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, चलते हैं आगे। तो इसमें मैंने एक नोट लिखा है, नोट देखिए। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हिमालय है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय है। और इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। और सबसे ऊंचा अगर हम लंबाई की बात करें तो वो है एंडीज, जो कि मैंने बताया कि पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के जो जितने भी हमारे ये देश हैं, चिली, पेरू, है ना, तो आपके ये आपके अर्जेंटीना, इन सब देशों के अंदर ये फैला हुआ है। ओके, हिमालय की अगर हम बात करें तो उसकी 3 श्रेणियां हैं, हमने पढ़ी हैं इससे पहले शुरुआत में भी। तो उसमें सबसे जो नवीन श्रेणी है वो कौन सी है? शिवालिक। तो जो शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट जो हमारा पर्वत है वो है खंड पर्वत, यानी कि भ्रंशोत पर्वत भी इसको कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉक माउंटेन कौन से होते हैं? इनका जो निर्माण है वो आपका संकुचन व भ्रंशन के फलस्वरूप होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे दो चट्टानें हैं वो आपस में उनका संकुचन हुआ या उनके बीच में कोई दरार पड़ी, तो जो बीच वाली चट्टान है वो थोड़ा नीचे धस के नीचे चली गई, उसका धसाव हो गया, और जो अगल बगल की चट्टानें हैं उनमें उभार आ गया। तो जो नीचे वाली चट्टान है वो नीचे चली जाएगी, तो वो कैसा पर्वत बन जाएगा? एक ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा, ब्लॉक की तरह, है ना। तो इसीलिए इस प्रकार के पर्वतों को हम कहते हैं खंड पर्वत। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है सबसे बेस्ट वो कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी का है। ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है। ओके, और ग्वासेस पर्वत ये फ्रांस में स्थित है। ओके, और भारत की बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा, आपने सुना है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो ये हमारे भारत में स्थित है और ये भी भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में स्थित है वो भी आपका ब्लॉक पर्वत है। और सियरा नेवादा, सियरा नेवादा के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे अमेरिका के अंदर स्थित है। कुछ ये इसका भाग जो है वो आपके उत्तरी मतलब जो यूएसए है उसके अंदर है और कुछ कनाडा के अंदर है, लेकिन पूरा का पूरा हम मान सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का पार्ट ये कहलाता है। ओके, चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे दो जो भ्रंश घाटियां हैं आपस में, उनके बीच जो है वो गहरी कोई घाटी होती है। अब फ्रेंड्स, जो नीचे वाले जो अगल बगल के एरिया हैं वो ऊपर उठ गए, तो बीच वाला एरिया नीचे धस गया, तो जो नीचे धसा हुआ एरिया होता है, सपोज ये इस प्रकार के ब्लॉक्स बन गए दोनों, और यहाँ पर जो बीच वाला ये एरिया है ये धस गया नीचे, तो इस धसे हुए एरिया के अंदर जो है वो कोई ना कोई क्या बहती है? नदी बहती है। तो इस प्रकार की जो नदी है वो यहाँ पर बहुत गहरी घाटी बनाती है। ठीक है, तो इस गहरी घाटी को ही क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी या ड्रिफ्ट वैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वैली है। तो ड्रिफ्ट वैली किसको कहा जाता है? दो खंड पर्वतों के बीच की जो घाटी है उसको ड्रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहा जाता है। और उसका उदाहरण है जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट और वासिस पर्वत जो हमने अभी डिस्कस किए, इनके बीच में बहती है राइन नदी। ठीक है, तो राइन नदी जिसको कि कोल नदी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में पूछा जाता है। यूरोप में की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है राइन नदी, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ यूरोप का जो ट्रांसपोर्ट कारोबार होता है वो इस नदी के माध्यम से होता है। ओके, उसके अलावा विंध्याचल व सतपुड़ा जो नदियाँ हैं हमारे भारत की, तो इनके बीच में भी कौन सी बहती है? नर्मदा नदी बहती है ना। अगर हम सबसे ऊपर होती है विंध्याचल, फिर उसके ऊपर उसके बीच में फिर नर्मदा बह रही है, फिर उसके नीचे है सतपुड़ा। सतपुड़ा से नीचे जब हम आते हैं तो तब कौन सी? सह्याद्री पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है, तो उनके बीच में भी एक और नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि नर्मदा व ताप्ती दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं प्रायद्वीप या भारत की। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अवशिष्ट पर्वत या रूक्ष पर्वत, जिसको कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। तो अब ये क्या होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के हमारे अपर्दन करने वाले कारक हैं, जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, इन सभी कारकों से जो सॉफ्ट चट्टान होती हैं, जो हार्ड चट्टान होती हैं, वो
सब धीरे धीरे उनका अपर्दन होता रहता है और कालांतर में वो क्या होंगी, जो धीरे धीरे वो क्या होती जाएंगी, कटती जाएंगी। और लेकिन जो उनके नीचे जो हार्ड रॉक्स होंगी वो क्या होंगी, वैसी ही रहेंगी। तो वो जो रॉक है वो कैसे हो जाएगी, ऊबड़ खाबड़ पथरीली टाइप की। तो इस प्रकार के वो पर्वत टाइप के बन जाएंगे वहां पर, लेकिन वो कैसे रहेंगे, ऊबड़ खाबड़। तो उन्हीं पर्वतों को हम कहते हैं रूक्ष पर्वत या आपके अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि वहां पर जो वो चट्टानें जो वहां पर शेष हैं वो कैसी हैं, अवशिष्ट चट्टानें हैं। ओके, तो इस प्रकार के उदाहरणों का अगर हम उदाहरण देखें तो उसमें आता है आपका यूराल पर्वत, जो अभी हमने बात की कहाँ पर है, जो यूरोप है उसको एशिया से अलग करता है, यानी यूरोप को आप कह सकते हैं रूस यानी यूएसएसआर से ये अलग करता है। ओके, उसके अलावा आपका अरावली, जो अरावली माउंटेन्स है हम भारत का, वो इसी का उदाहरण है। विंध्याचल इसका उदाहरण है, सतपुड़ा इसका उदाहरण है, पूर्वी घाट जो है वो पूरी तरीके से घिसे हुए हैं, है ना। तो ये एकदम छोटे छोटे रह गए हैं, बहुत कम, साउथ के अंदर आपने देखा होगा। तो ये सब जो है वो अवशिष्ट माउंटेन का उदाहरण हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनो माउंटेन। ओके, तो वॉल्केनो माउंटेन क्या होते हैं भाई, वॉल्केनो जो विस्फोट होता है उसके पश्चात जो है हम जानते हैं कि दुनिया भर का क्या निकलता है, आपकी गैसें निकलती हैं, ठोस द्रव पदार्थ निकलते हैं। उसमें क्या होता है, मैग्मा होता है, लावा होता है। ये सारे जो पदार्थ होते हैं ये जब ऊपर आते हैं तो ऊपर का जो तापमान है वो एकदम ठंडा है, नीचे वो गर्म है। और वो गर्म जो है चीज़ जब ऊपर आएगी तो वो अचानक से क्या होगी, सतह पर आकर जम जाएगी। जमने के बाद क्या करेगी, धीरे धीरे डैम्प लगेगा और एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो पर्वत बनते हैं उनको क्या कहते हैं, वोल्केनो पर्वत यानी कि वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जो है पिक्चरों के अंदर, या कई आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी डिस्कवरी पे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ पे वोल्केनो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। उनका जो इस प्रकार से हिस्सा होता है, शीर्ष वाला हिस्सा जो है वो कीप नुमा आकृति बनाता है ना। आपने देखिए, मैं इसको बना के दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार से, और यहाँ पर ये इस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार उसमें से होता रहता है। ओके, तो ये इस प्रकार से कुछ होता है। तो इसका जो ये ऊपर वाला कीप नुमा हिस्सा है इसको कहते हैं क्रेटर। ठीक है, अब ये जो क्रेटर होता है ये धीरे धीरे जो है वो बड़ा होता जाता है, उसमें जो है फिर कई सालों में उसमें बारिश वगैरह होती है तो धीरे धीरे वहाँ पर एक झील बन जाती है। तो झील जब बनती है तो उसको क्या कहते हैं, फिर काल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो झील जो इसमें बनती है उसको काल्डेरा लेक कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो टोबा लेक है वो इंडोनेशिया के अंदर, वो एक काल्डेरा झील का उदाहरण है। ओके, तो फ्रेंड्स आप समझ गए ना कि ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार से होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत से जो है ये निकलता रहता है जो लगातार, उसको हम क्या कहते हैं, लावा या मैग्मा। मैग्मा कब होता है, जब वो कुछ अंदर धरती के अंदर ही जमता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। जब बाहर निकल के जमता है तो उसको फिर लावा कहा जाता है। उसके अलावा उसमें क्या क्या होती हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की जो है वो गैसें होती हैं, है ना, और कुछ तरल पदार्थ भी होता है, पानी होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में उसमें गैसें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे ज्वालामुखी पर्वत। आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे प्लेट्यू यानी कि पठार। तो प्लेट्यू या पठार क्या होता है, पर्वतों से थोड़ा ये छोटे होते हैं। ओके, यानी कि धरातल से 600 मीटर की ऊंचाई पर उठा हुआ भूभाग, लेकिन कैसा हो, ऊपर का भूभाग जिसका कि ऊपरी सिरा सपाट होता है, यानी कि ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेट टाइप के ये बने होते हैं, यानी कि ऊपर का हिस्सा इस पर सपाट सा हो जाता है। तो ये जो आकृति है हमारी ये कहलाती है आपकी पठार या प्लेट्यू। ओके, अब ये जो प्लेट्यू होते हैं ये भी अलग अलग कारकों से निर्मित होते हैं और उसी के हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमारे हवा से जो है वो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, अपर्दन के द्वारा कटेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, वो दूसरी जगह पर जमते जाएंगे। जहाँ पर वो जमेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक प्रकार का पठार बन जाएगा और वो पठार क्या कहलाएगा, हवा निर्मित पठार कहलाएगा। तो इसका उदाहरण है लोएस का पठार जो कि चीन के अंदर स्थित है। ठीक है ना, चीन में जो जो उड़ती हुई धूल होती है उसको लोएस कहा जाता है, ये पीले कलर की होती है। ओके, तो इसी पीले कलर की जो धूल है उसके जो बगल से एक नदी बहती है उसको हम क्या कहते हैं, पीली नदी कहा जाता है वहाँ पर, है ना, येलो रिवर। तो येलो रिवर भी कहाँ पर है, चीन के अंदर पाई जाती है। फिर जो है एक नेक्स्ट है इसमें पोतवार का पठार, ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है, तो ये हवा निर्मित पठार है। नेक्स्ट है हमारे पास नदी निर्मित, कि नदी जो है वो क्या करती है, अक्सर जो है नदी जो है वो कई प्रकार के हमारे अपर्दन करती है, या वो क्या करती है किसी जो है जो अनेक प्रकार का जो है वो पहाड़ों से मलबा बहाकर अवसाद जो है उसको लाती है और धीरे धीरे जमा करती जाती है, निक्षेप करती जाती है। तो उस निक्षेपण से भी जो है वो, अब ये प्रक्रिया जो है वो आप एक दो दिन की मत समझना, ये
हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया होती है और तब जाके इस प्रकार की आकृतियां निर्मित होती हैं। तो हजारों लाखों सालों में जब वो निक्षेपण धीरे धीरे जमा होता है तो एक न एक दिन वो क्या हो जाता है, बड़ा होकर जो है वो कैसा बन जाता है, एक पठार का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के पठार जो है वो निर्मित होते हैं, जिसमें अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो सान का पठार, ये कहाँ पर है, म्यांमार के अंदर स्थित है। उसके अलावा चेरापूंजी का पठार, ये भारत में है। चेरापूंजी आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थल है ना। उसके अलावा विंध्याचल का पठार, ये भी भारत में है, तो ये भी एक पठार है। विंध्याचल जो है हम पर्वत बोलते हैं, लेकिन पर्वत के नीचे जो है कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि क्या है, सपाट हो चुके हैं, तो वो पठार के अंतर्गत आएंगे। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हिम निर्मित पठार, यानी कि जो आपके ऐसे इलाके होंगे जहां पर कि पूरे के पूरे 12 महीने बर्फ पड़ी रहेगी, तो वहां पर बड़े बड़े बर्फ के जो है तो ग्लेशियर्स होते हैं। तो जो ये ग्लेशियर्स होते हैं ये भी लगातार खिसकते हैं, पर इनके कारण जो है वो क्या होते हैं, एक प्रकार के पठार निर्मित हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार के हिम निर्मित पठार कहलाते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, आपका आयरलैंड का पठार इसके अंतर्गत आता है। जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड अपने आप में एक क्या है, आइलैंड है, उसका पठार आता है। उसके अलावा अंटार्कटिका का पठार आता है, फिर आता है कश्मीर का पठार। तो ये जितने भी पठार हैं ये आपके हिम निर्मित जो पठार है उसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सारे के सारे पठार जो है वो आपके हिम यानी कि बर्फ से निर्मित होते हैं। समझ गए, तो सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय यानी कि दो पर्वत जो हैं उनके बीच में एक ऐसा भूभाग जो कि उनसे अपेक्षाकृत ऊंचाई में कम होता है, तो वो भूभाग क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा, और वो दो पर्वतों के बीच में स्थित होगा। तो इस प्रकार के जो पर्वत हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार है ना। तिब्बत का पठार जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, इसे क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि तिब्बत का पठार, इसको विश्व की छत कहा जाता है। ओके, जो तिब्बत का पठार है आपने देखा है वो ऊपर से जो है इसका जो है वो काराकोरम श्रेणी है, और इधर से जो है वो आपके हिमालय पर्वत है, तो इनके बीच में ये घिरा हुआ है। ओके, तो आपको याद रखना है। आगे है कोलंबिया का पठार, ये कोलंबिया में ही स्थित है, और बोलीविया का पठार, ये बोलीविया में स्थित है। ओके, तो बोलीविया जो है उसकी जो राजधानी है वो है लापाज, और बोलीविया की जो राजधानी लापाज है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है इसमें। आगे है हमारे पास गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय नाम से ही पता चल रहा है, गिरिपदीय यानी कि जो आपके किसी पर्वत के पद में यानी उसके नीचे स्थित होंगे, तो पर्वत के तली के अंदर ये स्थित होते हैं पठार, और इनकी दूसरी साइड पर ये तो समंदर होता है या मैदान होता है। तो इस प्रकार के पठार आपके गिरिपदीय पठार कहलाते हैं। इसका उदाहरण है आपका पीडमांड का पठार जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और आपके पेंटागोनिया का पठार जो कि साउथ अमेरिका के अंदर स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट गुंबदाकार पठार, जो कि गुंबद के आकार के पठार होते हैं, और इसका उदाहरण है हमारा ओजार्क का पठार, ये यूएसए यानी कि यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है, और छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड की राजधानी है रांची, वहां पर स्थित है, यानी कि झारखंड में स्थित है कह सकते हैं आप। छोटा नागपुर का पठार जो है भारत में खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है ना। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पठार है ये आपका लावा निर्मित पठार के अंतर्गत आता है। तो लावा निर्मित पठार होने के कारण जो है वो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, और आग्नेय चट्टानें जो है उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण पठार हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास लावा निर्मित पठार। तो लावा निर्मित पठार में भारत में अगर हम बात करें तो आपका कोलंबिया का पठार और दक्षिण भारत का हमारा पठार। तो दक्षिण भारत का जो भी इलाका है जिसके अंदर आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक के और कुछ तमिलनाडु वाले हिस्से, यहाँ पर जो है वो पठार है, तो वो पठार जो है हमारा लावा निर्मित पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मरुस्थल यानी कि डेजर्ट। तो फ्रेंड्स, डेजर्ट या मरुस्थल क्या होते हैं? मरुस्थल या डेजर्ट वो इलाके होते हैं जहाँ पर जो है वर्षा नाम मात्र की होती है, और साल में जो है औसत जो वर्षा है वो 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ऐसे इलाके हमारे मरुस्थल या डेजर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है। जब बारिश नहीं होती है तो क्या होती है, इलाके ऐसे शुष्क होते हैं, नमी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, तो इसलिए ये कहलाते हैं आपके मरुस्थल या डेजर्ट्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, डेजर्ट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे प्रकार हैं इनके? सबसे पहले हम बात करेंगे हिम मरुस्थल। तो कुछ ऐसे इलाके हैं दुनिया के अंदर जहाँ पर जो है वर्ष भर जो है वो बर्फ
पड़ी रहती है, वहाँ पर वो बर्फ़ से ही ढके हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये इलाके जो हैं वो आपके हिम मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये जो इलाके हैं ये हमेशा बर्फ़ से ही ढके होते हैं, लेकिन ये कभी यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ऐसी लद्दाख है हमारे भारत के अंदर, तो लद्दाख को भारत का क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जो लद्दाख है वो वहाँ पर बारिश बिल्कुल नाम मात्र की होती है। और वो क्यों होती है नाम मात्र की? क्योंकि जो लद्दाख है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर पड़ता है ना। आप देखिए कि जो मानसून है वो जो हम मानसून पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो नॉर्थ हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून जिससे कि हमारे भारत के अंदर जो है वर्षा होती है वो लद्दाख तक नहीं पहुंच पाता है, और लद्दाख इस कारण से क्या होता है? वृष्टि छाया प्रदेश में, रेन शैडो रीजन में पड़ जाता है, जिस कारण से जो है वहाँ पर बारिश नहीं होती है और वो कोल्ड डेजर्ट में आपका कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका या शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत हमारा आता है गोबी का डेजर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंगोलिया के अंतर्गत है। कहीं कहीं पे मंगोलिया की जगह पर चीन भी दे रखा होगा, तो चीन अगर होगा तो चीन ही ऑप्शन हम मारेंगे, लेकिन फ्रेंड्स मेनली जो है ये मंगोलिया में स्थित है ना। आपने मैप में देखा होगा मंगोलिया जो है वो चीन से बिल्कुल सटा हुआ है। ओके, उसके बाद है दूसरा नामीब मरुस्थल, ये नामीबिया में स्थित है। तो इन मरुस्थलों की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर दिन का जो तापमान है वो बहुत अत्यधिक होता है और रातें यहाँ पर सर्द होती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मरुस्थल क्या होते हैं, दिन में अचानक से रेत उनकी गर्म हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात को सारी जो रेत है उसका परावर्तन हो जाता है वहाँ से ऊष्मा का, तो वो रातें अचानक से उसकी ठंडे हो जाती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर का चेंज हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे मरुस्थल हैं जो कि कहलाते हैं उष्ण मरुस्थल, जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ना, जो आपके ट्रॉपिकल जोन्स हैं उसमें पाए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे फेमस है आपका, सबसे फेमस तो सहारा है, लेकिन एरिजोना ये भी काफ़ी फेमस है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। ओके, तो फ्रेंड्स जो एरिजोना का मरुस्थल है यहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे कैक्टस पाए जाते हैं। कैक्टस के पौधे आपने देखे होंगे, तो वो कंटीले पौधे होते हैं कैक्टस के, तो ये सबसे बड़े जो है यहीं पर पाए जाते हैं। उसके अलावा आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा जो डेजर्ट है ये साउथ अमेरिका में जो पेरू और चिली है वहाँ पर इसका विस्तार है। ओके, तो जो आटाकामा डेजर्ट है वो दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल यानी कि सबसे ड्राई मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि यहाँ इस मरुस्थल में बिल्कुल भी नमी नहीं है, नाम मात्र की नमी है। ओके, और ये इस तरह का इतना ड्राई क्यों हो गया है? इसका ड्राई होने का कारण है आपका हम्बोल्ट या पेरू का करंट। तो ये देखिए आप साउथ में इसको इस प्रकार से समझाता हूँ, ये साउथ अमेरिका का नक्शा देखिए आप, ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर ये चिली और पेरू है ये पश्चिमी वाले क्षेत्र में, और यहीं पर आपका ये डेजर्ट पड़ता है आटाकामा डेजर्ट। तो आटाकामा डेजर्ट से क्योंकि इस वाले इलाके में यहाँ पर जो है एक आपकी जलधारा आती है जो कि कैसी होती है? गर्म, और ये जो गर्म जलधारा होती है इसका नाम है हम्बोल्ट की धारा या पेरू का करंट। तो ये जो धारा होती है ये क्या करती है? इस क्षेत्र में जितनी भी नमी होती है उस सब को क्या कर देगी? जो कि गर्म गर्म जलधारा है तो वो पूरी की पूरी जो है वो आपकी नमी को सोख लेगी, और नमी को सोख लेगी तो क्या हो जाएगा? ये इलाका पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा। तो इस कारण से जो है ये मरुस्थल दुनिया का सबसे ड्राई मरुस्थल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सहारा। सहारा जो है हम आपने हमेशा सुना है इसके बारे में। दुनिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल ये है, और ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। जो अफ्रीका वाला उत्तरी अफ्रीका का पूरा इलाका जहाँ पर आपके नाइजीरिया और कौन कौन से आपके चाड और ये बहुत सारी कंट्रीज आती हैं यहाँ पे आपके, तो वो सारे के सारे कम करीबन 8-10 कंट्रीज जो है में ये पूरा पूरा फैला हुआ है। ठीक है ना, मिस्र हो गया है ना। तो ये दूसरा है हमारे पास साहिल। साहिल भी अफ्रीका के मिड अफ्रीका में इसका जो है फैलाव है। जो कालाहारी मरुस्थल है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका, मेनली जो है वो दक्षिण अफ्रीका का कुछ भाग है इसमें और थोड़ा उसके ऊपर वाला भाग भी है। तो ये कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ पर बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो बुशमैन जो जनजाति होती है वो क्या करती है? चींटियों को खाती है। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है। चलते हैं आगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास किजिलकुम। तो किजिलकुम है आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में इसका विस्तार है। उसके अलावा काराकोरम, काराकोरम जो है वो आपका तुर्कमेनिस्तान में इसका विस्तार है। उसके अलावा है रब अल खली, रब अल खली है आपका सऊदी अरब में इसका विस्तार है। उसके बाद है दस्त ए कबीर और दस्त ए लुट, इसका विस्तार है आपका ईरान के अंदर।
तो ये जो दोनों ही हैं, दस्त ए कबीर दस्त ए लूट, ये ईरान के अंदर इसका विस्तार है। उसके अलावा हमारे पास आता है ग्रेट सैंडी, सिम्पसन एंड ग्रेट विक्टोरिया। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों ही आपके मरुस्थल हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो और इस ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बहुत सारे डेजर्ट्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी इलाका है वो पूरा का पूरा डेजर्ट है। तो वहाँ पर जो है हमारे 3 बड़े मरुस्थल हैं, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया। ये पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे झील यानी कि लेक्स। तो फ्रेंड्स लेक्स क्या होती हैं? लेक्स ऐसा जलीय भूभाग होता है जो पूर्ण या आंशिक रूप से स्थल से घिरा होता है, यानी कि या तो पूरी तरीके से चारों तरफ से, या तो लगभग 2 या 3 तरफ से ये स्थल से घिरा होता है। तो इस प्रकार की जो आकृति हमारी वो झील या लेक कहलाती है, ठीक है। अब ये जो लेक्स होती हैं इनको भी अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। फ्रेंड्स निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर लेक्स जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गोखुर यानी कि ऑक्सबो लेक। तो जो ऑक्सबो लेक है ये गोखुर यानी कि गो के खुर के आकार की होती है, इसलिए इसको गोखुर लेक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो अवसादीकरण होता है उसके फलस्वरूप नदी कई बार क्या होता है अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि उसके मार्ग में अवसाद जमा हो जाता है। तो जब वो मार्ग को चेंज करके अपने मार्ग से दूसरे मार्ग पर भटकेगी तो उसके बीच में जो है वो एक लेक बन जाती है, जो कि ऑक्सबो के आकार की होती है। तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सबो लेक या गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास लावा निर्मित यानी कि जो लावा से बनती है। तो फ्रेंड्स लावा निर्मित झील हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि लावा निकलेगा, फिर क्या होगा, कुछ सालों में लावा जो विस्फोट, वहाँ से लावा निकलना शांत हो जाएगा, तो उसके बाद जो वर्षा होगी तो उसमें जो है झील धीरे धीरे पानी जमने लगेगा और वो झील बन जाएगी। जैसे कि टाना लेक इथियोपिया में आपकी इस प्रकार की लेक है हमारी, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास लैंगून। तो लैंगून क्या होते हैं? 3 ओर से जो है वो स्थल से घिरा हुआ और एक भाग जो है उसका समुद्र से जुड़ा हुआ। समझ गए? तो फ्रेंड्स अगर 3 ओर से जो है वो झील इस प्रकार से पूरी तरीके से आपके स्थल से घिरी हुई है और एक भाग उसका पूरा का पूरा समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार की लेक हमारी लैंगून लेक कहलाएगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी आपकी एक मिनट, जो चिल्का लेक है। चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा भारत के अंदर स्थित है। और जो पुलिकट लेक है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और बिम्बानाथ लेक जो केरल के अंदर स्थित है। तो ये तीनों ही हमारी लेक्स जो हैं वो आपके लैंगून झीलों का उदाहरण हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अगर हम झील की बात करें, जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन झील। तो फ्रेंड्स ये कैस्पियन झील अक्सर इसको कैस्पियन सागर भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में तो ये एक सागर ही है, लेकिन चूंकि ये चारों तरफ से जो है वो स्थल से घिरा हुआ है, अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर इसको झील कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये एक सागर है, ओके। और इस पर जो है अधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी है, क्योंकि करीबन 7 से 8 देश जो है इसके जो है साथ सीमा बनाते हैं। तो हर किसी का जो है अपना दावा रहता है कि भाई यहाँ तक का इलाका हमारा है, यहाँ तक का हमारा है ना। तो इसलिए कैस्पियन जो सागर है या झील है, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी है। मीठे पानी की अगर हम सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है लेक सुपीरियर, ठीक है। तो मीठे पानी यानी जो ये वाली जो लेक है ये कैस्पियन सी, ये तो बहुत ज़्यादा क्या है, खारे पानी की झील है, ओके। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खारा पानी पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जो एक डेड सी है, डेड सी आपने सुना होगा, मृत सागर। तो मृत सागर जो झील है वो भी काफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा खारी आपकी झील है। सर्वाधिक अगर लवणता की बात करें, सबसे ज़्यादा नमकीन झील कौन सी है, तो वो है वान लेक, टर्की। टर्की के अंदर स्थित है। 330 यानी 1000 अगर हम इसका ml पानी ले लें तो उस पर 330 आपका ग्राम जो है वो नमक निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा इसके अंदर नमक होगा। तो यहाँ पर चीज़ें आसानी से इसके ऊपर तैरती हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन है, ओके। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे कुछ और झीलों की, जैसे कि रेंडियर हो गया, आपका ग्रेट स्लेव हो गया, अथाबास्का लेक, विनिपेग, ग्रेट बियर। ये सारी की सारी लेक आपके कनाडा के अंदर स्थित हैं। जो कनाडा है आप जानते हैं कि कनाडा में बहुत सारी झीलें हैं ना, ऊपर से नीचे तक लगातार झीलें ही झीलें हैं। तो ये जो झीलें हैं ये हमारे सारी की सारी कनाडा के अंदर स्थित हैं, ओके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास लेक सुपीरियर। ये 5 लेकें हैं, ये आपको एक साथ ही याद रखनी पड़ेगी। लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी और मिशिगन। तो फ्रेंड्स आपने नक्शा जब भी देखोगे, आप वर्ल्ड का अभी भी देख लो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो कनाडा और अमेरिका की जो सीमा है वहाँ पर
5 इस प्रकार की झीलें होंगी, जिसमें कि 2 झीलें जो है वो आपस में, ये 3 तो इस प्रकार से होंगी इधर को, है ना, और जो 2 हैं वो नीचे को इस प्रकार से लटकी हुई होंगी, है ना। तो फ्रेंड्स जो ये नीचे वाली जो झीलें हैं नीचे लटकी हुई, ये हैं ईरी और मिशिगन। तो ये पूरी की पूरी यूएसए में पड़ती हैं, और जबकि सॉरी, ये जो 3 ऊपर वाली जो झीलें हैं ये आपका यूएसए और कनाडा दोनों में ही पड़ती हैं। अब ये जो पांचों ही झीलें हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रेट लेक्स बनाती हैं, समझ गए। तो इनको कंबाइंड रूप में हम क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स। ओके, कौन कौन सी, सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, इरी और मिशिगन। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक भी यूएसए के अंदर पाई जाती है। फिर है नेक्स्ट टॉरेंस और आयरे, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लेट बैकाल, बैकाल बहुत पूछी जाती है, तो ये रूस में है। और ये क्यों पूछी जाती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। कौन सी, लेक बैकाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लेक, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे वो है ज्वालामुखी या वॉल्केनो, है ना। तो फ्रेंड्स ज्वालामुखी या वॉल्केनो हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया था कि जो है वो अलग अलग प्रकार का जो लावा है वो जब जमीन से जो है बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और वो एक विस्फोट के रूप में भी निकलता है और धीरे धीरे भी निकलता है। अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ओके, तो विस्फोट के प्रकार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो है कुछ डिवाइडेशन इसको किया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। तो एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, पिछले 10,000 वर्षों में कम से कम एक बार जिसमें ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो, समझ गए। यानी 10,000 ईयर्स में एक बार एटलीस्ट वहां पर जो है वो ज्वालामुखी उद्गार होता हो, तो वो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। और इसमें हमारे आ जाते हैं माउंट किलायू और मोना लोवा, जो कि कहाँ पर है, हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड, ये यूएसए का पार्ट है। हालांकि ये यूएसए के मेन जमीन से लगा हुआ नहीं है, समंदर के बीच में है ये। तो ये जो हवाई है इस पर कब्जा किसका है, यूएसए का ही कब्जा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों ही आपके किलायू और मोना लोवा, ठीक है, तो ये दोनों हमारे एक्टिव ज्वालामुखी हैं, ठीक है। उसके अलावा सिसली और माउंट एटना, ये इटली में है। स्ट्राम्बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली में है। उसके अलावा कोटोपैक्सी और चिम्बोरोजो, ये दोनों इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहाँ पर है, इक्वाडोर साउथ अमेरिका के अंदर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड। तो फ्रेंड्स ये भारत के अंदर अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर स्थित है बैरन द्वीप। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद है, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, ये है ओजस डेल सलाडो। तो ओजस डेल सलाडो जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। वो है अर्जेंटीना और चिली जो है उसकी बॉर्डर पर स्थित है, ये ओजस डेल सलाडो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में खास बात ये है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वो आपका ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन है, ओजस डेल सलाडो। नेक्स्ट है हमारे पास माउंट क्राकाटोआ एंड तंबोरा। तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। उसके अलावा पोपोकेटपेटल, ये मैक्सिको के अंदर स्थित है। और माउंट टालू, ये फिलीपींस के अंदर स्थित है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ नोट करने वाली चीज है वो है स्ट्राम्बोली के बारे में। तो फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये स्ट्राम्बोली द्वीप है, आप नक्शे में देखोगे तो जो आपका भूमध्य सागर है यानी कि मेडिटेरियन सी है, उससे ही लगा हुआ एक आइलैंड है। तो वहां पर ही ये सिसली जो आइलैंड है जिसमें मैंने बोला था ना स्ट्राम्बोली, तो स्ट्राम्बोली जो है वो लगातार जो है उसमें से विस्फोट होता रहता है। विस्फोट जब होता रहेगा तो वहां पर लगातार जो है वो आपका ये चमकता रहता है। चमकने के कारण क्या होता है, इस पर रोशनी दिखती है। तो रोशनी दिखती है तो वो लगातार आसपास के इलाकों में थोड़ा सा उजाला प्रकाश करता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तो बस समझ गए ना आप लोग, ये पूछा जाता है। उसके अलावा एक और बात याद रखनी की जो माउंट किलायू है, जो कि मैंने बताया था कि कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर। तो ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित मतलब है अभी तक दुनिया के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो विस्फोट होता रहता है, साल भर इसमें विस्फोट होता रहता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वॉल्केनो। तो फ्रेंड्स जो जो डोरमेंट वॉल्केनो हो वो क्या होता है, पिछले 10,000 वर्षों के अंतर्गत उद्गार के बाद शांत पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कभी भी उद्गार हो सकता है। यानी कि अभी तो शांत है लेकिन हो सकता है कि इसमें कभी भी विस्फोट हो जाए और ज्वालामुखी उद्गार हो जाए। तो इस प्रकार का जो हमारा ज्वालामुखी है वो हमारा माउंट मोना लोवा, ये कहाँ पर है, ये हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलते हैं आगे।
आगे है हमारे पास मृत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट, जो कि खत्म हो चुके हैं, जिनके जो कि आपके अब 10,000 साल से हुए ही नहीं है, उस पर कोई विस्फोट नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कोई उद्गार नहीं हुआ है, और आगे जो है वो संभावना भी नहीं है कि कोई ज्वालामुखी उद्गार उसमें होगा। तो इस प्रकार का जो ज्वालामुखी कहलाता है आपका मृत ज्वालामुखी, डेड आपका, या एक्सटिंक्ट वोल्केनो कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, माउंट पोपा, ये म्यांमार के अंदर स्थित है। उसके अलावा माउंट किलीमंजारो, वेरी फेमस है ये, ठीक है, तंजानिया में स्थित है ये, और अफ्रीका तंजानिया, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका एंडीज, एंडीज जो है उस पर एक आपके पर्वत स्थित है जिसको कहते हैं माउंट एकांका गुआ। तो माउंट एकांका गुआ जो है एक पर्वत है, इसी पर ये ज्वालामुखी स्थित है, इसको एकांका गुआ ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। और को सुल्तान, ये ईरान में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी हैं ये डेड हैं, है ना, इसमें उद्गार नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गीजर। अब गीजर क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो धरातल होता है उसमें गर्म जल तथा जलवाष्प जो है वो रुक रुक कर फव्वारे के रूप में निकलती है, तो इस प्रकार के इलाके गीजर्स कहलाते हैं। तो ये जो है कई ठंडे प्रदेशों में इस प्रकार के गीजर्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड के अंदर भी बात करें तो हमारे कई जगह पर, जैसे कि आपका आपने देखा होगा वो कौन से इलाके हैं, वो लक्ष्मण, ये हमारे चमोली के अंदर ही हैं ये कुछ इलाके ऐसे। तो यहाँ पर उत्तरकाशी में भी हैं कुछ इलाके जहाँ पर ये गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं, और वो कहलाते हैं आपके गीजर्स। ज़्यादातर ये जो है वो आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कहाँ पर, आइसलैंड के अंदर। आपने देखा होगा वो मैन वर्सेस वाइल्ड में जब बेयर ग्रिल्स एक बार गया था, तो वो वाला एपिसोड मैंने देखा था, आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। तो उसमें उन्होंने जब वो वहाँ पर गया तो वहाँ पर वो ठंडी नदी को जब उसने पार किया तो वो पूरी तरीके से जम गया था, लेकिन उसने फिर अपने आप को गर्म करने के लिए वो तुरंत उसने गीजर्स ढूंढे और गीजर्स में गया और वहाँ पर गर्म पानी से फटाफट अपने आप को फिर से गर्म कर दिया। तो वो जो गीजर्स हैं ये क्या होते हैं, फव्वारे जैसे निकलते रहते हैं गर्म गर्म पानी के, और ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओल्ड फेथफुल गीजर, जो कि आपका येलोस्टोन पार्क यूएसए के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ग्रैंड गीजर, ये आइसलैंड में पाया जाता है। और वाईमांगू गीजर, ये आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ गीजर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास गॉर्ज। गॉर्ज क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो नदियां होती हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में भी शेप की वैली बनाती हैं। ओके, हम जानते हैं कि जो नदियां हैं जब वो पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है तो वो क्या करती है, डाउन कटिंग करती है, क्योंकि वो उतनी तेजी से बहती हैं तो डाउन कटिंग करते हुए चलती हैं। और जब वो नीचे कटिंग करेंगी तो क्या बनाएंगी, वी शेप की वैली बनाएंगी। तो ये वी शेप की वैली क्या कहलाती हैं, गॉर्ज कहलाती हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, जब ये गॉर्ज जो है वो और ज़्यादा गहरे होते जाएंगे तो वो भी से आई शेप में बदल जाएंगे। तो तब उनको क्या कहा जाता है, कैनियन या ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। जिसमें सबसे बड़ा जो कैनियन है हमारा, वो हमारा कोलोराडो नदी पर स्थित है, वो ग्रैंड कैनियन के नाम से फेमस है, कोलोराडो नदी पर, ठीक है। तो आपको इतना सा बात याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब आज का लास्ट टॉपिक है वो है जलप्रपात या रिवर फॉल। तो फ्रेंड्स लास्ट तक मैंने इसीलिए बोलता हूँ आपको लास्ट तक वीडियो को देखिए, कई लोग बीच में से छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है कि लास्ट तक क्या देखना है ना। तो फ्रेंड्स लास्ट तक जब आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है वो पता चलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो जलप्रपात या रिवर फॉल, हम जानते हैं कि जब जो जल है वो किसी ऊंचाई वाले स्थान से नीचे गिरता है तो क्या होता है, वहाँ पर रिवर फॉल्स का निर्माण होता है। और रिवर फॉल्स जो है वो क्यों बनते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट चट्टाने हैं वो तो कट जाती हैं, किससे, अपरदन से, पानी के द्वारा अपरदन हो रहा है, नदी बहकर आ रही, लेकिन जो हार्ड रॉक्स होंगी वो नहीं कटती, और वो हार्ड रॉक्स जो है उसके ऊपर से पानी बहता रहता है। तो इस कारण से वहाँ पर फॉल्स या रिवर फॉल्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स दुनिया का जो सबसे बड़ा ऊंचा प्रपात है या फॉल है वो कौन सा है, एंजिल फॉल। याद रखना वेनेजुएला में स्थित है और कैरोनी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा या सबसे ऊंचा प्रपात है। उसके अलावा है ब्राउनी प्रपात, ब्राउनी फॉल, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। और उसके अलावा हमारा नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा इसको, है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रपात है। यूएसए और कनाडा जो है इनकी सीमा पर ये स्थित है, और दुनिया का सबसे चौड़ा प्रपात ये कहा जाता है। काफ़ी चौड़ा है ये, मतलब चौड़ाई मतलब यहाँ से यहाँ तक लगातार इस प्रकार से ये गिरता रहता है इसमें से पानी। तो ये दुनिया का सबसे चौड़ा प्रपात है नियाग्रा फॉल, ठीक है। तो आपने इसके बारे में सुना भी होगा, इसको देखा भी होगा। नेक्स्ट, थुगेला प्रपात या टेकला प्रपात, ये अफ्रीका में स्थित है। कोलंबो फॉल, ये भी अफ्रीका में स्थित है। स्टैनले प्रपात, ये भी अफ्रीका में स्थित है। उसके अलावा जोग प्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है जोग प्रपात, गुरसप्पा प्रपात, महात्मा गांधी प्रपात,
ये सारे इसी के नाम हैं। ये भारत में शरावती नदी स्थित है और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। इसको भारत का सबसे ऊंचा फॉल कहा जाता है या माना जाता है। कितना ऊंचाई है, 253 मीटर। ठीक है, तो 253 मीटर का ये लगभग ऊंचाई का है और काफ़ी सुंदर ये प्रपात है, जोग प्रपात। उसके अलावा शिवा समुद्रम जो है ये भी काफ़ी बड़ा प्रपात है। ये आपका कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। और उसके अलावा हुंड्रू प्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड में है उस पर स्थित है। और कपिल धारा या धुआंधार प्रपात, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नर्मदा और ताप्ती नदियां दो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये आपको याद रखनी। खैर नदियां भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। खैर जिन लोगों ने तो जीएस पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो जो साइंस वाले हैं वो अक्सर इस चीज़ में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। हालांकि मैं भी साइंस वाला ही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स कई बच्चे इस प्रकार होते हैं जो बिल्कुल भी जीएस नहीं पढ़ते हैं, उन्हें जीएस से डर लगता है। तो फ्रेंड्स उनके लिए जो है वो काफ़ी ये चीज़ें, मेरे जो भी ये वीडियोज़ होंगे ये काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।